हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टाइम एंड टेंस का बेहतरीन लेक्चर। तो आप इससे बने रहे और जुड़े रहे इंग्लिश बाय धीरू बाबा से। और आपके एग्जाम जो बोर्ड का होने वाला है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग टेंस को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसकी कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? समझेंगे। देखेंगे वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब का क्या मीनिंग होता है बच्चे? क्रिया। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि वर्ब क्या है और वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, वर्ब के दो टाइप होते हैं बच्चे। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और एक को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, है ना। यानी ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और प्रिंसिपल वर्ब को कहते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। क्या बच्चे? मुख्य क्रिया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न है कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, ये सब सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में यानी ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जिससे काम के करने का पता चले उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीच, प्ले, वॉच, रीड, लर्न, है ना। ये सब क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है ना। टीच, वॉच, प्ले, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या है। देखो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज हम पढ़ेंगे बच्चे, वो सिंटैक्स नामक चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पे सीखेंगे? सिंटैक्स नामक चैप्टर में। लेकिन मेन वर्ब का जो यूज है बच्चे, वो हम सीखेंगे कहां पे? टेंस में। किस में सीखेंगे बच्चे? टेंस में सीखेंगे। क्लियर है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चे? टाइम एंड टेंस। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि टेंस पढ़े हैं सर, आज आप हमें टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है समझो। क्योंकि बचपन से हम लोग जो है हिंदी देखकर अंग्रेजी बनाते थे, हिंदी देख करके टेंस को समझते थे, लेकिन अब से जो है ना आप लोग टाइम देख करके टेंस को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अक्सर कहते हो ना, बुक्स में आपको मिल जाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यह कोलकाता है, यह पोता है, यह नाती है, तो आपके सेंटेंस में तो सेंटेंस के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, लेकिन क्या यह टेंस के अकॉर्डिंग आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेंस किसको डील करता है बच्चे? मेन वर्ब को, यानी मुख्य क्रिया को डील करता है। और पोता, कोलकाता, नाथी सारे के सारे क्या है बच्चे? नाउन है, इसलिए वो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए उससे थोड़ा सा और कुछ नई नई प्रकाशन के बुक जो है ना आपके मार्केट में आ गए, जिसमें आपको ये बताया गया कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। फिर भी परफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास वर्ब यानी क्रिया कितने हैं बच्चे? दो है ना। अब यहां भी आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? आप कहोगे सोना चमकीला होता है, ऊंट लंबा होता है। यहां पे सेंटेंस में आपको जो है ना होता है, होना, क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपके जो बुक्स में लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे, ये 100% सही नहीं है। तो कैसे सही होगा बच्चे? अब यहां पे समझेंगे। क्योंकि टेंस डील करता है किसको? मुख्य क्रिया को, मेन वर्ब को। इसलिए आपको यह समझना है कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मेन वर्ब के अंत में अगर ता है, ती है, ते है लगा होगा, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ सकते हैं, समझेंगे। इसकी 100% गारंटी नहीं है। तो जब हम लोग सीखेंगे स्पेशल रूल्स, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि 100% गारंटी कैसे होगी। ठीक है बच्चे, है ना। आपने अक्सर सुना होगा, ये राधा की वाणी में आपको बताता हूं। राधा कहती है ये कृष्ण बड़ा सतावे है, ये कृष्ण बड़ा सतावे है। अब बताओ सेंटेंस के अंत में या है, ये है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बच्चे? तो लगा हुआ है। अब तुम बोलोगे सर बुक में तो दिया रहता है कि जिस वाक्य के अंत में या है, ये है लगा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। बिल्कुल नहीं बनेगा, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। क्योंकि राधा जो है कृष्ण की आदत को बता रहा है, और आदत को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, सेकेंड एग्जाम्पल आप समझो। एक मूवी था धड़कन। धड़कन मूवी का एक सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। कहता है ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे हैं। ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे है। तो यहाँ पे सेंटेंस में लगा है ये है, क्योंकि ये है, या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो क्या तुम बना दोगे बच्चे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में? तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। सबका दिल प्यार मांगता है और सच्चा दिलदार मांगता है। भले ही धोखेबाज मिल जाए तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबका दिल प्यार मांगता है, चाहे वो आप हो, मैं हूं। प्यार तो सबको चाहिए बच्चे। ठीक है ना। तो आदत को जब भी दर्शाना होता है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आज से हम लोग सीखेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चे? टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। एक और सेंटेंस मैं आपको सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है जहानाबाद का, है ना। तो मैं एक बार, मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ कि वहां की जो लैंग्वेज है अलग है। वहां पे हम लोग जैसे बोलते हैं ना ता है, ती है, ते है, तो वहां पे ता है, ती है, ते है के बदले में यूज होता है छई, छुई, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहते हो हम लोग बाजार जाते हैं, है, तो ता है लगा हुआ है, लेकिन वो लोग क्या कहेगा? हम लोग बाजार जाई छी, मां खाना बनाबै छई। अब बताओ बच्चे, कोई ऐसा ट्रांसलेशन का बुक है क्या, इंग्लिश ग्रामर का बुक है क्या, जहां पे छई, छुई, मुई लगा होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे? ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो इसलिए हिंदी के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे बच्चे, टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्योंकि अंग्रेज के पास, इंग्लैंड के पास हिंदी का क भी नहीं है, तो कैसे पहचानेगा ता है कि ती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तो टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चे? टाइम का। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देखेंगे। कहता है टू चेंज, टू
चेंज द मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया को चेंज करना, मेन वर्ब को चेंज करना अकॉर्डिंग टू टेंस, किसके आधार पे, टेंस के आधार पे, इन द गाइडेंस ऑफ टाइम, टाइम के मार्गदर्शन में, इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। यानी मुख्य क्रिया को चेंज करना टेंस के आधार पे, टाइम के मार्गदर्शन में क्या कहलाता है, तो टाइम एंड टेंस कहलाता है। यानी टाइम कंट्रोल करेगा किसको बच्चे, टेंस को, और टेंस कंट्रोल करेगा मेन वर्ब को, यानी मुख्य क्रिया को। ठीक है, कोई भी मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5, V1 V2 V3 V4 और V5, है ना। तो यही टाइम किसको कंट्रोल करेगा, टेंस को, और टेंस किसको कंट्रोल करेगा, वर्ब को। कि टेंस, टाइम डिसाइड करेगा कौन सा टेंस लगेगा, और टेंस डिसाइड करेगा कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, V1 लगेगा कि V2 लगेगा, V3 V4 V5 कौन सा लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा बच्चे, टेंस करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया बच्चे, प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं और इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बता देंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आप लोग बने रहे और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप लोग नोट कर ले अपने नोटबुक में, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने आपका कंफ्यूजन दूर किया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई करके बताया कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझ सकते हैं, समझेंगे, इसकी 100% गारंटी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमने उसी का पहचान आपको यहां पे दे दिया कि जिस वाक्य के मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जा सकता है, समझेंगे, इसकी 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाने के लिए हमारे पास बच्चे स्ट्रक्चर काम करते हैं। क्या काम करेंगे, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं, यानी सकारात्मक। ठीक है, चलिए तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर अगर आता है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी जो काम का करने वाला होगा, डूअर होगा, वही सब्जेक्ट होगा टेंस में। कहां पे बच्चे, टेंस में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। उसके बाद यहां तो V1 लिखेंगे और नहीं तो V5। अब बोलोगे बच्चे सर V1 V5 क्या है, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि कोई भी मेन वर्ब जो होता है उसके 5 फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्ले, प्ले क्या है, V1 है, प्लेड क्या है, V2 है, प्लेड जो है क्या है, V3 है, प्लेइंग जो है क्या है, V4 है, और प्लेज जो है वो क्या है, V5 है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी मेन वर्ब, कोई भी मुख्य क्रिया जो होगा उसका 5 फॉर्म होगा। ठीक है, V1 V2 V3 V4 और V5। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जो काम का करने वाला होगा। उसके बाद या तो V1 लिखेंगे नहीं तो V5 लिखेंगे, यानी वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और नहीं तो वर्ब का 5th फॉर्म यूज होगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास बच्चे एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कि सर हम किस सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आपके सामने हमने इसको रूल बता दिया। क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या मोर देन अ पर्सन, मतलब एक से अधिक व्यक्ति और थिंग यानी एक से अधिक वस्तु अगर आ जाता है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यदि सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, वन, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति और थिंग यानी एक वस्तु यदि रहे, तो वैसे सिचुएशन में हम वर्ब का 5th फॉर्म यानी V5 यूज करेंगे। और V5 जो है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, यानी इसको सिंपल भाषा में हम समझे तो यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम V1 का यूज करेंगे और सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो हम V5 का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि V1 कब लगेगा और V5 कब लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न ये होता है कि किसी भी वर्ब को हम V1 से V5 कैसे बनाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों का प्रश्न हो या नहीं हो, प्रश्न भी मैं करता हूं और आंसर भी मैं देता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछते हैं। और अभी का जो टाइम है बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है। कैसे है, बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ही नहीं तो टीचर की क्वालिटी क्या है कैसे पता चलेगा, है ना। तो मैं जानता हूं कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो मैं ही क्वेश्चन करता हूं, मैं ही आंसर देता हूं। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न है कि सर V1 से V5 कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ऐसे समझेंगे कि जिस क्रिया के अंत में CH, S, SH, SS, X
तथा जेड हो, उसके अंत में ईएस जोड़कर V5 बनाते हैं, यानी उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़कर के V5 बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके अंत में केवल हम एस जोड़कर V5 बनाते हैं। लेकिन बच्चे ये जो रूल है वो 99% काम करेगा। कितना परसेंट? 99% काम करेगा। ठीक है, चलिए तो 100% कौन सा रूल काम करेगा समझो। देखो, नाउन जो है वो जन्म से सिंगुलर होता है, हम उसका प्लुरल बनाते हैं। लेकिन कोई भी वर्ब जो होता है वो जन्म से ही V1 होता है, यानी प्लुरल होता है, हम उसका सिंगुलर बनाते हैं। तो जिस नियम से, जैसा कि आपने नाउन पढ़ा कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाना है, तो जिस नियम से नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, उसी नियम से हम वर्ब को V1 से V5 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? V1 से V5 बनाते हैं। तो रूल नंबर नेक्स्ट कहता है कि जिस नियम से नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, उसी नियम से V1 को V5 में बदला जाता है ना? अब एग्जांपल के रूप में देख लेना। देखो, आपके सामने है बच्चे टीच। क्या है? टीच। तो आपके टीच के अंत में क्या है? CH है, तो इसका हम V5 बनाएंगे। तो इसमें क्या जोड़ा हमने? टीचेज। प्ले, अब प्ले के अंत में बच्चे इसमें से कोई है क्या? CH, S, SH, डबल S, X या Z में से कोई इसके प्ले के अंत में नहीं है, तो उसमें केवल हम S जोड़े तो V5 बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल आपको कहता हूं कि अभी हमने आपको बताया जिस नियम से नाउन सिंगुलर से क्या बनेगा? प्लुरल। उसी नियम से वर्ब यानी मेन वर्ब V1 से क्या बनेगा? V5। ठीक है, चलो तो यहां पे जो है ना सिंगुलर है स्टोरी। स्टोरी क्या है बच्चे? नाउन है ना? तो नाउन जन्म से क्या रहता है? सिंगुलर। हम उसका बनाते क्या है? प्लुरल। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा नाउन में कि यदि किसी नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए Y को हटाकर हम क्या करते हैं? IES जोड़ते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी का प्लुरल क्या हो गया? स्टोरीज हो गया। क्या हुआ बच्चे? स्टोरीज हो गया। ठीक है, चलिए, लेकिन यही रूल काम करेगा वर्ब के साथ, जो V1 से किसमें बदल देगा? V5 में। अब देखो, स्टडी यानी कि अध्ययन करना, तो ये क्या है बच्चे? वर्ब है, यानी क्रिया है। तो क्रिया जन्म से क्या होता है? V1। हमें उसका क्या बनाना होता है? V5। तो क्रिया के अंदर भी तो Y है और Y से पहले D क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका हम यही रूल अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये V1 से क्या बन जाएगा? V5। तो Y को हटा के क्या लिखा? स्टडीज। अब क्या बन गया बच्चे? V5। ठीक है, तो चलिए सन जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ट्रांसलेशन हमारा कहता है मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चे? खेलने का काम किसने किया? मोहन ने। तो मोहन सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो क्या लिखा हमने? मोहन। उसके बाद हमको देखना है वर्ब कौन है, क्रिया कौन है? तो खेलना। क्या है बच्चे? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। क्या होता है? प्ले। अब प्रश्न ये है कि मोहन के साथ हमको V1 लगाना है कि V5? तो जैसा कि हमने आपको रूल में बताया था, एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक वस्तु की बात करेंगे, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? V5। तो V5 यानी प्ले का V5 क्या होगा बच्चे? तो प्लेज होगा। क्या होगा? प्लेज। उसके बाद लिखना है OW यानी कि अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी कि क्या हुआ बच्चे? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? शिक्षक यानी द टीचर। अब बोलोगे सर द कैसे आ गया? तो हमने आपको नाउन में पढ़ाया था कि यदि नाउन कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले क्या लगाना है? द लगाना है। तो द टीचर। अब इसमें क्रिया क्या है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाने का अंग्रेजी होता है बच्चे टीच। अब हमको ये देखना है कि V1 लगेगा कि V5? तो यहाँ पे टीचर सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो टीच का V5 क्या होगा? टीचेज। ठीक है ना? क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। नेक्स्ट, किसान खेत पटाता है, तो इसका क्या बनेगा बच्चे? द फार्मर। पटाना का वाटर, तो इसका V5 लगेगा वाटर्स, और खेत का फील्ड, तो द फील्ड। नेक्स्ट, माली फूल तोड़ता है, तो माली का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे? द गार्डनर। है ना? फूल तोड़ने के लिए क्या होता है बच्चे? प्लक। तो प्लक गार्डनर है, तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए V5 लगेगा। तो प्लक का V5 क्या होगा? प्लक्स। है ना? तो द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? हम लोग। और हम लोग अंग्रेजी क्या होगा बच्चे? वी। और हमने बताया वी के साथ क्या लगेगा? V1। और V1 इसका कौन है? सीखना यानी कि लर्न। तो लर्न है ना? और V1 जब लगेगा तो वर्ब में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी लर्न। क्या सीख रहे हो बच्चे? अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक। जब हम सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा बच्चे सब्जेक्ट। उसके बाद या तो डू लगेगा, नहीं तो डज। किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा डू लगेगा या डज लगेगा। उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि जो बच जाएगा लास्ट में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न आएगा आपके सामने बच्चे कि डू का यूज कब करेंगे और डज का यूज कब करेंगे। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर नेक्स्ट कहता है कि यदि सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे, आई वी यू दे मोर देन अ पर्सन, मतलब एक से अधिक व्यक्ति है और थिंग या एक से अधिक वस्तु है, तो उस वैसे सिचुएशन में हम डू का यूज करेंगे। किसका करेंगे? डू। डू यानी कि बच्चे प्लुरल। क्या है बच्चे? प्लुरल। यानी सिंपल भाषा में समझेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम उस सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। नेक्स्ट कहता है यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन, अ पर्सन और थिंग हो, यानी एक व्यक्ति और एक वस्तु है, तो वैसे सिचुएशन में हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डज। अब इसको सिंपल भाषा में समझे तो डज जो है ना सिंगुलर है और
आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमको डज का यूज करना पड़ेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है ना, ट्रांसलेट करेंगे इसको। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना बच्चे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब बताओ, मोहन एक व्यक्ति की बात हो रही है तो डू लगाएं कि डज लगाएं, तो बोलोगे सर डज लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए क्या व्यवस्था है, डज का। तो मोहन डज, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। वो अब कौन है, खेलना। यानी कि अब देखो, ऐसे सिचुएशन में आपको V5 का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। केवल पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपको V5 लगता है, अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, निगेटिव इंट्रोगेटिव कोई भी, तो उसमें केवल क्या लगेगा, V1। क्या लगेगा, V1। तो हो गया मोहन डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका बनेगा बच्चे द टीचर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, डज। उसके बाद नॉट, है ना। अब इसके बाद इसमें वर्ब क्या है बच्चे, पढ़ाना, तो V1 ही लगाना इसमें, तो टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके सामने और भी ट्रांसलेशन बनाने हैं, ठीक है। मैं क्या किया हूं, आप लोगों को टोटल जितने भी स्ट्रक्चर्स है सब पे आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे दिया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आपके सामने आ गया, किसान खेत नहीं पटाता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चे, किसान, यानी द फार्मर। अब सब्जेक्ट है सिंगुलर तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद निगेटिव है, यानी नहीं लगा हुआ है निगेटिव, तो क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद पटाना, पटाना का जी क्या होगा, वाटर। वाटर का मतलब पटाना भी होता है और वाटर का मतलब पानी भी होता है, ठीक है। चलिए क्या पटा रहा है, फील्ड, तो द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कहता है माली फूल नहीं तोड़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चे, माली, यानी द गार्डनर, ठीक है। गार्डनर के साथ क्या लगेगा, तो डज, नॉट। तोड़ना, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट कहता है हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तो इसका बनेगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा बच्चे, डू या डज, है ना, बताओ। तो क्या लगेगा, डू, नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर था। अब आपके सामने आ गया बच्चे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, इंट्रोगेट और प्लस ईव। इंट्रोगेट का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना, और ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे सर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका स्टार्टिंग जो है ना आपको क्या से होगा, और उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। इसको बनाने का हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो देखेंगे जो सब्जेक्ट है यही डिसाइड करेगा पहले डू लगेगा कि डज, यानी सब्जेक्ट के पास वो पावर होता है। उसके बाद क्या लिखना है बच्चे, V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यानी OW, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने ट्रांसलेशन है, इसको बनाएंगे आप लोग, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कैसे पहचानोगे, देखो सेंटेंस से स्टार्ट क्या चीज से हुआ, क्या से, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, हम डू या डज लिखेंगे। लेकिन डू या डज लिखने से पहले हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है इसका, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब बताओ मोहन में डू लगेगा कि डज लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हुई तो क्या लगेगा बच्चे, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो गया, मोहन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, V1 यानी क्रिया, क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। उसके बाद क्रिकेट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चे, पहले हमें सब्जेक्ट देख लेने हैं। सब्जेक्ट कौन है, शिक्षक, यानी सिंगुलर फॉर्म है। अब बताओ डू लगेगा या डज लगेगा, तो बोलोगे सर डज लगेगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो टीचर, यानी डज द टीचर, है ना। वो अब क्या है, पढ़ाना, यानी कि टीच इंग्लिश, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या किसान खेत पटाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, किसान, और किसान यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है ये सेंटेंस में, इसलिए लगेगा डज द फार्मर, डज द फार्मर वाटर द फील्ड, वाटर द फील्ड। नेक्स्ट है, क्या माली फूल तोड़ता है, क्या माली फूल तोड़ता है, यानी गार्डनर, तो इसका क्या बनेगा बच्चे, डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट है, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चे, हम लोग, यानी कि वी, और वी के साथ क्या लगाने के लिए हमने बोला, डू, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, डू वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। चलिए हमारे सामने नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर, वो इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी प्रश्न भी पूछेगा लेकिन निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस भी रहेगा, ये दोनों क्वालिटी इसमें होगी, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना है बच्चे डू या डज में से कोई एक। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यहां भी फिर से सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि डू लगेगा या डज लगेगा, और पहले हमने आपको बता दिया कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है नॉट, क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या होना चाहिए बच्चे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। आप चाहो तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां का जो नॉट
है आप इसको डायरेक्ट जो है डज और डू के साथ जोड़ सकते हो। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट या डजंट, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहो तो दोनों स्ट्रक्चर आपका एक ही जैसा है ना, आप दोनों पे बना सकते हो। तो आपके सामने ट्रांसलेशन आ गया। क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है? अब देखो बच्चे, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है, मतलब इंट्रोगेटिव है, और नहीं लगा है तो निगेटिव है, दोनों हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसको बनाने के सबसे पहले क्या लिखना है बच्चे, डू या डज में से कोई एक। इसका सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन में क्या लगेगा तो डज लगेगा। उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे मोहन। उसके बाद क्या लिखना है बच्चे, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, प्ले। उसके बाद क्रिकेट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? शिक्षक के साथ क्या लगेगा बच्चे, जज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या किसान खेत नहीं पटाता है? इसका बनेगा डज द फार्मर नॉट वाटर द फील्ड। नेक्स्ट है क्या माली फूल नहीं तोड़ता है? तो माली के साथ भी क्या लगेगा बच्चे, यहाँ पे माली है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा डज द गार्डनर नॉट प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं? यानी कि सब्जेक्ट इसका है हम लोग, तो उसका क्या लगेगा बच्चे, डू, यानी डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है बच्चे WH क्वेश्चन। क्या आता है बच्चे, WH क्वेश्चन। तो बहुत से बच्चे इंट्रोगेटिव और WH में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो WH जो है वाले सेंटेंस के अंत यानी बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब का यूज किया होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में केवल क्या का यूज किया होगा। ठीक है, और दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या होंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आपके सामने आता है बच्चे कि WH वर्ड कौन है, कौन कौन है? तो WH वर्ड जो है ना टोटल 9 है। कौन कौन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हिच और हाउ। ये क्या है वर्ड बच्चे, WH वर्ड है। आपको समझने में दिक्कत नहीं हो इसलिए हमने इसको क्या किया, आपको बता दिया। ठीक है, अब WH क्वेश्चन जो है इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड को लिखना है। यानी अगर सेंटेंस के बीच में है ना कौन है, क्या है कौन, तो क्या लिखेंगे बच्चे, हु। ठीक है, क्या है तो क्या लिखेंगे व्हाट, क्यों है तो क्या लिखेंगे, कैसे है तो क्या लिखेंगे हाउ। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद या तो डू लगेगा नहीं तो डज, दोनों में से कोई एक। उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन ये डू डज कौन डिसाइड करेगा, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या लिखना है V1, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, क्यों खेलता है। अब देखो बीच में सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका मतलब ये WH है। क्या है, WH है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड का अंग्रेजी लिखना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई होगा। तो हमने क्या लिखा, व्हाई। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको डू और डज में से कोई एक लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के साथ क्या लगता है, डज। तो व्हाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं। तो देखो बच्चे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है और बीच में क्या है, कैसे, जो कि इंट्रोगेटिव है, WH है। क्या है, WH है। ठीक है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, शिक्षक, तो क्या लगेगा जज द टीचर टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसान खेत कब पटाता है। तो कब का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, व्हेन। तो यहां पे क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, व्हेन। उसके बाद लिखना है डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, किसान, तो क्या लगेगा यहां पे डज द फार्मर। ठीक है, वर्ब क्या है बच्चे, पटाना, यानी कि वाटर द फील्ड। नेक्स्ट है माली फूल क्यों तोड़ता है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। डज द गार्डनर, वाई डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है हम लोग अंग्रेजी कहां सीखते हैं। कहां का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, वेयर। वेयर डू वी लर्न इंग्लिश, वेयर डू वी लर्न इंग्लिश। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, WH सेंटेंस को कैसे बनाना है। एक हमारा और स्ट्रक्चर है WH निगेटिव। क्या है बच्चे, WH निगेटिव। उस
WH क्वेश्चन निगेटिव, यानी WH क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसको बनाने का हमें पहले स्ट्रक्चर समझना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे। जो WH वर्ड होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लिखना है। और ये डू डज लगेगा, कब लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू लगेगा या डज। उसके बाद क्या लिखना है बच्चे, नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लिखना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चलिए अब इसको चाहे आप इस सेंटेंस को तो ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे WH वर्ड, उसके बाद डू प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, डोंट, और डज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, डजंट। तो WH वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है, या तो डू डोंट लिखना, नहीं तो डजंट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए आकर बनाते हैं। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, इसमें WH वर्ड कौन है बच्चे, क्यों। तो क्यों क्या क्या होगा, वाई डज मोहन प्ले, सॉरी नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट कहता है शिक्षक अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, यानी क्यों यानी कि व्हाई। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज द टीचर नॉट नॉट टीच इंग्लिश, नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है किसान खेत क्यों नहीं पटाता है, यानी व्हाई डज द फार्मर नॉट वाटर द फील्ड। नेक्स्ट कहता है माली फूल क्यों नहीं तोड़ता है, वाई डज द गार्डनर नॉट प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट कहता है हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं, वाई डू वी नॉट लर्न इंग्लिश। तो जैसा कि हमने देखा जितने भी स्ट्रक्चर, इसके 6 स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना कैसे, ट्रांसलेट करना कैसे करना है, इसको हमने देखा। अब आपको आज मैं ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत से बच्चे को V1 V5 में प्रॉब्लम आती है, तो आज के बाद वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो समझिए, रोज रोज के जे आदत बा, रोज रोज के जे आदत बा, इहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ताकत बा। रोज रोज के जे आदत बा, इहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ताकत बा। ही सी इट देखबे त एस या एस लगा देबे, काहे की इहे त असली आफत बा, असली आफत बा। आई वी यू दे में नइखे कोई झमेला, खाली V1 ठोक दे हब, काहे की ई तरपाइला नइखे। बाकी जब भी डू डज पंडाल में आई है तो वर्ब के चेहरे से एस के घूंघट हटाइए, एस के घूंघट हटाइए। तो जैसा कि हमने ट्रिक आपको दिया, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, चलिए तो पहला रूल्स कहता है वैसी आदत जो पहले से है और आगे भी रहने की संभावना है, किसी की भी आदत हो सकती है, मेरी, आपकी, मोदी की, किसी की भी, तो वैसी आदत जो पहले से है और आगे भी रहने की संभावना है, वैसी आदत को हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, बाकी किसी और टेंस में नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चे, आपने धड़कन मूवी का एक गाना सुना होगा, ये दिल तो प्यार मांगे है सच्चा दिलदार मांगे है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सेंटेंस के अंत में ये है लगा हुआ है, क्योंकि ये है या है, ये कौन टेंस का पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है। लेकिन ये दिल तो प्यार मांगे है सच्चा दिलदार मांगे है, ये तो आदत है, ये हैबिचुअल एक्शन है, ये सबका दिल प्यार मांगता है और सच्चा दिलदार मांगता है। और आदत को जब भी दर्शाना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं बच्चे। किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। तो तुम तो कहते हो सर हमने बुक में देखा, हमने किताब में देखा। अरे भैया दुनिया में बुक बहुत सारे हैं, आओ मैं तुमको दुनिया घुमाता हूं और दुनिया दिखाता हूं कैसा है। तो केवल किताबी भाषा से समझने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे समझ गए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कहता है विराट कोहली डॉट 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 क्रिकेट फॉर इंडिया, यानी विराट कोहली जो है इंडिया के लिए क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, क्या खेलता है बच्चे, क्रिकेट। अब बताओ विराट कोहली की आदत है कि नहीं है, क्रिकेट खेलना इंडिया के लिए आदत है, और ये आदत पहले से है और आगे भी रहने की संभावना है। कौन टेंस लगेगा बच्चों, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा है, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगेगा और नहीं तो V5 लगेगा। और विराट कोहली एक की बात हो रही है, इसे क्या लगेगा, V5। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लेज। रूल नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है वैसे रस्म रिवाज प्रथा, वैसे रस्म रिवाज प्रथा जो पहले से है, जो पहले से है और आगे भी रहने की संभावना है, तो वैसी रस्म रिवाज प्रथा को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, बाकी कोई टेंस का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई टेंस का यूज नहीं कर सकते। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है हिंदू गर्ल्स यानी हिंदू लड़कियां डॉट 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 राखी टू दियर ब्रदर्स, यानी टाई का मतलब होता है बच्चे बांधना। तो हिंदू लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है। तो ये बताओ रस्म रिवाज प्रथा जो है कब से है, पहले से है और आगे भी रहने की संभावना है। तो कौन सा टेंस लगेगा बच्चे, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा कहता है सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगेगा नहीं तो V5 लगेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिंदू लड़कियां, मतलब एक से अधिक है यानी प्लुरल है, तो क्या लगेगा, V1। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, टाई। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है द हिंदूज
डॉट 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 दियर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द सन, यानी हिंदू जो है अपना फेस्टिवल, अपना जो त्योहार है सूर्य के अनुसार मनाता है। ये बताओ, ये जो हमारा रस्म रिवाज है वो पहले से चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आगे भी रहने की क्या है बच्चे, संभावना है। तो केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट लगेगा। क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा, सब्जेक्ट के बाद यहां तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। और हिंदूज यानी कि प्लुरल फॉर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब केवल और केवल V1 लगेगा। और इसमें हमारा आंसर V1 क्या है? सेलिब्रेट। क्या है बच्चे? सेलिब्रेट। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है, समझो उसको पहले। देखो, लेखक की बातों को दोहराने के लिए, लेखक की बातों को दोहराने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे, दूसरा कोई भी टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे। आप लोग हिंदी ही गलत बोलते हो तो अंग्रेजी कैसे गलत नहीं बोलोगे, है ना? आपने अक्सर सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से। रामचंद्र कह गए सिया से मतलब कह गए, मतलब कहना बंद कर दिए, स्ट्राइक पे चले गए या गुंगा हो गए, है ना? क्या तुम बोलना चाहते हो कि सिया सीता इसे नहीं कह के अब कैटरीना कैफ से कह रहे हैं? नहीं, रामचंद्र कह गए सिया से नहीं, कह गए नहीं, रामचंद्र सीता से कहते हैं और कहते रहेंगे। जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति रामायण पढ़ने वाला है और एक भी रामायण है, तब तक राम जी सीता जी से कहते हुए नजर आएंगे और कहते रहेंगे। तो जब भी लेखक की बातों को दोहराना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही केवल यूज करेंगे, दूसरा कोई भी टेंस यूज नहीं करेंगे। आप अक्सर देखते हो बहुत से लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण ने गीता में कहा, मतलब पहले कहता था अब मनोहर पोथी में कह रहा है। नहीं, जब तक दुनिया में एक भी गीता है, एक भी व्यक्ति गीता पढ़ने वाला है, कृष्ण गीता में कहते हैं और कहते रहेंगे। हिंदी तुम क्या बोल रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम यूज करेंगे। यानी लेखक की कोई भी बातों को अगर आप रिपीट करते हो, दोहराते हो, तो आप हिंदी क्या बोलोगे फर्क नहीं पड़ता, टेंस केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने आ जाते हैं क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन कहता है, वाल्मीकि डॉट 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 इन द रामायण दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वाल्मीकि जो है रामायण में कहते हैं कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कहते हैं, जब तक रामायण है वाल्मीकि जी कहते हैं, कह गए से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ बच्चे, सब्जेक्ट कौन है? वाल्मीकि लेखक है ना जी रामायण के, तो सब्जेक्ट कौन है? वाल्मीकि। एक व्यक्ति है तो क्या लगेगा? V5 लगेगा। और इसमें देखो बच्चे V5 के फॉर्म में कौन है? तो हमारा आंसर क्या है? सेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल समझो। देखो, हर टेंस का एक रिजर्वेशन होता है, यानी उस वर्ड का यूज किसी सेंटेंस में है तो हम उस टेंस का यूज करेंगे जिसका रिजर्वेशन है। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफेन, एवर, नेवर, डेली, सेल्डम, एवरीडे, एवरी नाइट, है ना, इत्यादि का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में इसमें से किसी भी वर्ड का अगर यूज किया हुआ है, यानी वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। किसका बच्चे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यानी ऑफन यानी कि अक्सर। क्या है बच्चे? अक्सर, है ना? आप एक सॉन्ग सुना होगा आपने, कहता है अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं। तो वही अक्सर है। और तुम कहोगे सर हम टेंस तो बनाएंगे हिंदी के अकॉर्डिंग, फिर फंस जाओगे। इसलिए हिंदी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, टाइम देखना है। क्या देखना बच्चे? टाइम। तो यदि किसी सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड का अगर यूज किया है, मतलब कौन सा टेंस होगा? तो केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन देता हूं। कहता है आई डॉट 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 माई टीथ एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन अपना जो है ना दांत को क्या करता हूं बच्चे? ब्रश करता हूं। ये बताओ इस सेंटेंस में एवरी डे आया कि नहीं आया? और किसी सेंटेंस में अगर एवरी डे है मतलब वो कौन सा टेंस होगा? तो सिंपल प्रेजेंट होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही फंडा, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगेगा नहीं तो V5 लगेगा। तो बताओ बच्चे, आई के साथ V1 लगाना है कि V5? ठीक है, तो क्या लगेगा? V1 लगेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ब्रश होगा। भविष्य की वैसी योजना, भविष्य की वैसी योजना जिसके होने की संभावना यदि 99% है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। हिंदी में क्या लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भविष्य की वैसी योजना, यानी सपोज आपने भविष्य की वैसी कोई योजना बना रखी है, आपको लगता है कि उस काम का होना 99% फिक्स है, निश्चित है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मानो कलुआ का कहीं शादी फिक्स हो गया, कलुआ का कहीं शादी फिक्स हो गया 25 अप्रैल को। कब हुआ? 25 अप्रैल को उसका शादी फिक्स हो गया, है ना? अब उसने मार्केटिंग कर ली, बाजा बना लिया, सामान सब खरीद लिया, है कि नहीं? तो ये बताओ अब क्या बोलेगा कि कलुआ का शादी 25 अप्रैल को होगा, कलुआ 25 अप्रैल को शादी करेगा। तो बात तो भविष्य की है, लेकिन इसके होने की संभावना कितनी परसेंट है बच्चे? 99% है तो हालांकि 100%, लेकिन 99% इसलिए बोलेंगे क्योंकि हो सकता है कलुआ की जो जिससे शादी हो रही हो वो बोलेगी ना हम कलुआ से शादी ना करेंगे, तब तो भैया गड़बड़ है। लेकिन संभावना 99% होने की है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट लगेगा। तो भविष्य की कोई भी ऐसी योजना अगर बना रखे हो, आपको लगता है कि उसके होने की संभावना 99% है, तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे? केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट। हिंदी में गागे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है मोदी डॉट 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 नेपाल नेक्स्ट मंथ। मोदी अगले महीने नेपाल जाएंगे, ये बात भविष्य की है, लेकिन इसकी संभावना 99%, हालांकि है 100%, लेकिन 99% इसलिए मानेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं मोदी जा रहे हो प्लेन नीचे गिर जाए, हो सकता है कहीं मोदी जी का तबियत में गड़बड़ा जाए, या हो सकता है इंडिया में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना काम हो जाए, तो इस वजह से। लेकिन संभावना कितनी परसेंट है? 99%। इसलिए क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद? V1 या V5? बोलो बच्चे, मोदी यहां पे एक की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा? V5। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो।
देखो हिंदी में एक वाक्य में दो बार हम गागेगी का प्रयोग कर सकते हैं, बट अंग्रेजी में दो बार हम शैल विल का यूज नहीं कर सकते। एक बार शैल या विल लगेगा तथा एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। अब प्रश्न कब लगेगा, है ना? तो जिस पार्ट में कंडीशनल पार्ट लगा हो, इफ, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, व्हेनेवर, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, जिस शब्द में, जिस वाक्य के पार्ट में लगा हो उसमें सिंपल प्रेजेंट रहेगा, अन्य में क्या लगेगा बच्चे? शैल या विल। आपको यहां पे हमने दे दिया है एक वाक्य में दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा, एक बार शैल या विल लगेगा तथा एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस पार्ट में व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, व्हेनेवर, हु, हुएवर, वेयर, वेयरएवर, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, अनलेस, इफ, जिस पार्ट में लगा है उस पार्ट में केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट लगेगा, अन्य में क्या लगाएंगे बच्चे? शैल भी लगा सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, व्हेन यू, जब तुम आओगे। तो हिंदी में क्या बोला? मैं जाऊंगा जब तुम आओगे। तो यहां पे व्हेन जो शब्द है ये सेकंड वाले पार्ट में यूज हो रही है, इसलिए सेकंड वाले पार्ट में केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट लगेगा। अब बताओ यू के साथ क्या लगेगा बच्चे? V1, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कम। क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सर्वव्यापी, जो कभी बदलता ही नहीं है, क्षण भर के लिए नहीं बदलता, वैसे सारे सेंटेंस को हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, किसी और टेंस में नहीं रखेंगे। समझ में आया? अब कैसे समझो। कहते हो सूर्य का पूरब में उगना, तो सूर्य पूरब में उगता है, ये बताओ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ना? कभी बदलता है? कभी तुम सुने हो नहीं आज सूरज जो है ना बहुत थक गया, आज पश्चिम में उगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो संडे के बाद कौन आता है? मंडे। संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। तो तुमको नहीं सर आज हम संडे के बाद ना डायरेक्ट जो है फ्राइडे लाएंगे, होगा क्या? नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है बच्चे? यूनिवर्सल ट्रुथ है। समझ में आया? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सदियों से चलता आ रहा है, जब से पृथ्वी हुआ सूर्य हुआ चल रहा है। क्या कभी क्षण भर के लिए बदला? क्या कभी पृथ्वी वाला? नहीं, हमने तुम्हारा बहुत चक्कर लगाया, अब तुम हमारा लगाओ चक्कर, ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे यूनिवर्सल ट्रुथ जो कभी बदल ही नहीं सकता है, हम उस क्रिया को केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, बाकी कोई टेंस में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये रूल है आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है 100%। इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है, द अर्थ डॉट 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 अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो परिक्रमा करती है सूर्य का। यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी बदलता है नहीं। तो कौन टेंस लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा बच्चे, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगेगा नहीं तो V5, और अर्थ जो है ना पृथ्वी सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? V5। और V5 कौन है बच्चे? मोप्स है। क्या है? नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है, मंडे डॉट 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 आफ्टर संडे, यानी मंडे आता है संडे के बाद। ये तो भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी बदलता है? कभी सुने हो मंडे के बाद नहीं, है ना? मंडे जो है ना संडे के बाद नहीं, सैटरडे के बाद आ गया, ऐसा हुआ नहीं। तो कौन टेंस लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। मंडे प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्या लगेगा? V5। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? कम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट कहता है वो कमेंट्री। कमेंट्री यानी कि आंखों देखा हाल, यानी किसी को भी अगर आपने आंखों देखा हाल बता रहे हो, उसके बारे में तुम अगर दर्शा रहे हो, है ना, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। अब अक्सर मैच देखते होंगे, कहता है जैसे ही बॉलर ने बॉल कराया, कोहली ने जोर से मारा और वो 6 रन के लिए गया। सब तुम हिंदी में पास्ट टेंस यूज करते हो, लेकिन वो टेंस क्या लगेगा बच्चे? केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट। क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। यानी कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे कहता है विराट कोहली डॉट 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 हार्ड द बॉल फॉर 6, है ना? विराट कोहली ने मारा, जोर से बॉल को मारा, है ना? मारा बोलो चाहे मारता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट कमेंट्री के लिए क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का एक ही फंडा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? V1 या अब विराट कोहली सिंगुलर एक व्यक्ति की बात हुई, क्या लगेगा? V5। और V5 क्या है बच्चे? हिट्स है। ठीक है, चलिए तो ये जो स्पेशल रूल्स हमने पढ़ाया, इस पे भी मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्यार जरूर देंगे। ठीक है, चलिए क्या है उसको सुनेंगे। कहता है सूरज पूरब में उगेला, सूरज पूरब में उगेला, इत अटल सत्यबा, इत अटल सत्यबा। यूनिवर्सल ट्रूथ में V1 V5 के ही जोशबा, V1 V5 के ही जोशबा। PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, चाहे फिक्स कौनो प्रोग्राम होई, फ्यूचर के बाद में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम होई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम होई। नेक्स्ट कहता है आंख के सोझा खेल चले, आंख के सोझा खेल चले मतलब कमेंट्री, आंख के सोझा खेल चले, कमेंट्री के शोरबा, सिंपल प्रेजेंट के यहां सबसे ज्यादा जोरबा, यानी कमेंट्री के लिए भी सिंपल प्रेजेंट। जब इफ और व्हेन से कवनो शर्त जुड़ जाई तो पहला हिस्सा सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिस्से में आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिस्से में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ट्रिक और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं बना रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा।